आइए नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रिया स्टार्ट पे। हम उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ मस्त और व्यस्त होंगे, अपने पढ़ाई को जारी रखे होंगे और खुद को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे होंगे। देखिए, आज का जो सेशन है आपको राग परिचय का पहला जो भाग है, उससे आपको जो MCQ है उनसे संबंधित जितने प्रश्न आपको एग्जाम में इससे पहले इलाहाबाद और जो में पूछा जाता है, तो जो प्रश्न आपको बनता है हरिश्चंद्र श्रीवास्तव का यह लिखा हुआ राग परिचय, उसका पहला भाग, जिससे कि अधिक से अधिक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उन प्रश्नों को हम लोग क्या करते हैं आज देख लेते हैं। चलिए, आपको बुक में आंसर लिखा हुआ है, इसीलिए आपको थोड़ा सा पढ़ने में दिक्कत हो गई। यहाँ हम आंसर को मिटा दिए, आंसर को थोड़ा सा काट करके तब आपको दिखा रहे हैं और आज आपको बताते चलेंगे उसका कौन सा क्वेश्चन में क्या ज़रूरी है आपको बताते चलेंगे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं और चलते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। कहाँ है पहला प्रश्न, निकालिए। आ गया। देखिए, पहला प्रश्न क्या है। संगीत में गायन, वादन और नृत्य तीनों का समावेश है, क्या सही बात है? संगीत में गायन, वादन और नृत्य तीनों का समावेश है, तो बिल्कुल सही बात है। तो इसका उत्तर हाँ हो जाएगा। भारत में दो संगीत पद्धतियाँ हैं, प्रचलित है, कौन कौन सी? एक तो हिंदुस्तानी संगीत पद्धति, एक दूसरा कर्नाटक संगीत पद्धति। तो बात सही है, ये भी आपको सही हो गया। अगला प्रश्न देखिए, कहा जा रहा है कि प्रथम संगीत पद्धति का नाम हिंदुस्तानी या उत्तरी संगीत पद्धति और दूसरी का नाम कर्नाटकी या दक्षिणी संगीत पद्धति। तो बिल्कुल सही बात है। हिंदुस्तानी संगीत पद्धति में मुख्य दो स्वरलिपियां मान्य है, सही बात है। कौन कौन? एक तो भातखंडे स्वरलिपि और दूसरा क्या होता है? विष्णु दिगंबर पलुस्कर स्वरलिपि होता है। तो दोनों बात सही है। अगला प्रश्न देखिए है, पहली स्वरलिपि पद्धति का नाम विष्णु दिगंबर पलुस्कर स्वरलिपि और दूसरी का नाम विष्णु नारायण भातखंडे या भातखंडे स्वरलिपि है। तो बिल्कुल सही बात है, उत्तर हाँ हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, भातखंडे स्वरलिपि में सम के लिए आप जानते हैं गुना के जैसा चिन्ह होता है भातखंडे में, और खाली के लिए जीरो का चिन्ह प्रयोग करते हैं, जीरो के जैसा। तो दोनों बात सही है। अगला प्रश्न देखिए क्या है, भातखंडे स्वरलिपि में कोमल स्वर चिन्ह के लिए स्वर के नीचे पड़ी रेखा खींचते हैं, जैसे कि ग में देखिए खींचा गया है, और तीव्र चिन्ह के लिए स्वर के ऊपर क्या करते हैं? पड़ी रेखा खींचते हैं, जैसे कि यहाँ म में खींचा गया है। आपको पता है कि स्वरलिपि में क्या होता है, अगर नीचे का स्वर दिखाना है कोमल तो उसके नीचे में से लगाते हैं, और ऊपर का दिखाना होता है तीव्र, एक एक होता है म पे लगाते हैं, इसे वो हो जाता है आपको तीव्र स्वर दिखाता है। अगला प्रश्न देखिए क्या है, भातखंडे स्वरलिपि में तार सप्तक के लिए स्वर के ऊपर बिंदु और मंद्र सप्तक के लिए नीचे बिंदु लगाते हैं। तो आप देखते हैं कोई भी अगर स्वर ऐसे लिखा रहता है सा रे ग, तो अगर हमको दिखाना है कि ये तार सप्तक का है तो इसके ऊपर में ऐसे बिंदु लगाते हैं कि नहीं? अगर दिखाना है कि ये किस चीज़ का है, तार सप्तक के बजाय किन तार सप्तक का नहीं, अगर हमको मंद्र सप्तक का दिखाना है तो इसके नीचे में ऐसे बिंदु लगाते हैं कि नहीं? तो ये हो जाता है आपको तार मंद्र सप्तक। तो मंद्र और तार ऊपर में लगाते हैं। देखिए, नीचे का जो स्वर होता है उसे नीचे में बिंदु लगाना है, ऊपर का जो स्वर होता है यानी जो स्वर मोटा होता है उस नीचे का स्वर हुआ, मध्य सप्तक से नीचे का तो नीचे में बिंदा लगाना है, और मध्य सप्तक से ऊपर का आगे साइड रहता है तो उसके ऊपर में बिंदा लगाना, तो वही तार सप्तक हो जाता है। नीचे वाला मंद्र सप्तक हो जाता है। बीच वाला में कोई कुछ चिन्ह का प्रयोग नहीं करना, डायरेक्ट अगर लिखा हुआ है स्वर तो वो क्या हो जाता है आपको मध्य सप्तक से संबंधित समझ लेते हैं। भातखंडे स्वरलिपि में मीड के लिए ये चिन्ह प्रयोग करते हैं क्या? तो आप जानते हैं मीड के लिए जो है कभी भी अगर मीड लिखा जाता है तो इसे अगर ग प लिखते हैं तो इसके ऊपर ऐसे लिखा जाता है, लिखते हैं ना, मीड का चिन्ह ऊपर की तरफ से लगता है ना कि नीचे की तरफ। तो ये क्या है, ये आपको गलत हो गया। ऐसा ये इसका उत्तर क्या हो जाएगा? नहीं हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। ये तो आपको दो एक मात्रा में अगर दो स्वर को दिखाना होता है तब ऐसा करते हैं, जैसे कि मान लीजिए स और सा और म को दिखाना है तो एक मात्रा में ऐसे करते हैं। तो इसको क्या कहते हैं? एक मात्रा बनाने के लिए दो स्वर को एक साथ लाते हैं, तो उसी को आप प्रयोग करते हैं इस चिन्ह का। लेकिन यहाँ लिखा हुआ मीड, तो मीड का चिन्ह तो ऊपर की तरफ से होना चाहिए था। तो ये आपका क्वेश्चन क्या हो गया? गलत हो गया। उसका देखिए, भातखंडे स्वरलिपि में एक मात्रा में दो स्वर के लिए दोनों स्वर के नीचे यह चिन्ह लगाते हैं। तो सही बात है, एक मात्रा में अगर दिखाना होता है दोनों स्वर के नीचे में तो ये चिन्ह लगाते हैं। आगे अब देखिए, अब आपको आ जाएगा ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न, ठीक है, जो कि भातखंडे आपको ये हरिश्चंद्र श्रीवास्तव जो लिखे हैं राग परिचय उसमें दिया हुआ है। देखिए, पहला है नाद किसे कहते हैं? किसी भी ध्वनि को नाद कहते हैं? बिल्कुल नहीं। किसी भी ध्वनि को नाद कह सकते हैं? नहीं कह सकते। मधुर ध्वनि को नाद कहते हैं? मधुर ध्वनि को नाद कहते हैं, लेकिन सुनिए,
ये ध्वनि, मधुर ध्वनि जरूरी नहीं है कि संगीत में उपयोग होता है। संगीत में उपयोगी जो मधुर ध्वनि होता है उसे हम लोग नाद कहते हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर। ये भी दूसरा ऑप्शन भी मधुर ध्वनि को नाद कहते हैं, बात सही है, पर अगर उससे बेटर ऑप्शन यहाँ हमको दिखाई दे रहा है, संगीत उपयोगी मधुर ध्वनि को नाद कहते हैं, तो संगीत में जो यूज करते हैं उसे हम नाद कहते हैं। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। 12 नंबर देखिए, 12 में क्या कहा जा रहा है प्रश्न में है कि संगीत का आधार कौन सा नाद है। तो आपको बताना है संगीत का आधार कौन सा नाद है। तो आप जानते हैं संगीत में दो प्रकार के नाद उत्पन्न होते हैं, कौन कौन? एक तो आहत नाद और एक होता है आपको अनाहत नाद। तो संगीत में अगर दो प्रकार से नाद होते हैं तो कौन सा नाद संगीत में उपयोग करते हैं? तो आहत नाद। सही उत्तर हो जाएगा आपको ये नंबर। अगला प्रश्न देखिए, नाद के कितने प्रकार है। तो आप जानते हैं नाद के दो प्रकार है, आहत नाद और अनाहत नाद। यहाँ दिया हुआ है, यही दोनों प्रकार है आहत नाद और अनाहत नाद के, है ना। आहत नाद और अनाहत नाद के दोनों प्रकार हो गए। चलिए उसके बाद प्रश्न देखते हैं, नाद की कितनी विशेषता या लक्षण माने जाते हैं। तो आपको ये भी जानकारी होगी कि नाद की जो विशेषता है वह 3 है। कौन कौन? नाद के छोटा बड़ापन, नाद का ऊंचाई निचाई और नाद की जाति, ये तीनों नाद के लक्षण या विशेषता है। तो ये बात आपको याद रखना है, पूछा जाता है डायरेक्ट, ऐसे ही प्रश्न पूछा जाता है, नाद की कितनी विशेषता या लक्षण है। तो 3 है। संगीत में तार के कंपन को क्या कहते हैं। तो आप जानते हैं संगीत में जो तार का कंपन होता है उसे क्या कहते हैं? आंदोलन कहते हैं। तो सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर। अगला प्रश्न देखिए, एक सप्तक में कितनी श्रुतियां मानी जाती है। तो एक जो सप्तक है उसमें कितने श्रुति होती है? तो आपको पता है एक सप्तक में 22 श्रुति माना जाता है। मूर्छना अगर पूछे तो 21 मूर्छना माना जाता है ना। और 7 शुद्ध स्वर होता है। टोटल 12 स्वर का हम लोग प्रयोग करते हैं, 7 शुद्ध स्वर होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, एक सप्तक में कुल कितने स्वर माने जाते हैं। तो एक सप्तक में कुल कितने स्वर माने जाते हैं? 12 स्वर माने जाते हैं, है ना। 12 स्वर हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न देखिए, एक सप्तक में कितने शुद्ध स्वर माने जाते हो। तो शुद्ध स्वर 12 स्वर में से हम लोग को 7 शुद्ध को शुद्ध मानते हैं, 5 को क्या मानते हैं? विकृत मानते हैं। अब अगला प्रश्न देखिए क्या है, एक सप्तक में कुल कितने विकृत स्वर माने जाते हैं। तो आप जानते हैं विकृत स्वर कितने माने जाते हैं? 5 माने जाते हैं। तो 5 हो जाएगा। आगे का प्रश्न देखिए क्या है, एक सप्तक में कितने कोमल और कितने तीव्र स्वर होते हैं। तो आपको ये बात जानकारी है कि एक सप्तक में जो है कितने कोमल और कितने तीव्र। तो आप जानते हैं रे, ग, ध और नी, ये चारों क्या होते हैं? कोमल होते हैं। और म क्या होता है? तीव्र होता है। तो तीव्र जो होता है उसके ऊपर में लाइन देते हैं ऐसे सीधा भातखंडे पद्धति में, और अगर आपको ये जो है कोमल होता है तो नीचे में लाइन ऐसे खींचते हैं स्वर के नीचे में। तो ये हो गया आपको सप्तक में कोमल और तीव्र स्वर कितने होते हैं। तो 4 कोमल और 1 तीव्र। देखिए ऑप्शन नंबर 1 में है 4 कोमल और 1 तीव्र। तो सही हो जाएगा आपको 1 नंबर। अगला प्रश्न चलिए देखते हैं, कौन कौन से स्वर कोमल भी होते हैं। तो इनमें से कौन कौन स्वर जो है कोमल भी होते हैं। तो आप जानते हैं रे, ग, ध, नी क्या होता है? रे और ग और ध और नी, ये सब क्या होते हैं? कोमल स्वर होते हैं। चलिए आगे का प्रश्न देखते हैं, कौन कौन से स्वर अचल स्वर कहलाते हैं। तो आप जानते हैं अचल स्वर जो है सा और प जो है यह आपको अचल स्वर कहलाते हैं, क्योंकि ये अपने स्थान से इधर उधर नहीं डुलते। रे, ग, ध, नी कोमल हो जाता है और म तीव्र हो जाता है, तो इसीलिए उसको चल स्वर कहते हैं। उस सब चारों का पांचों को चल स्वर, इसको अचल स्वर कहते हैं। चलता नहीं एक स्थान पे रहते बैठे हुए, इसीलिए इसको चल स्वर नहीं अचल स्वर कहते हैं। समझ गए ना आप लोग क्यों कहा जाता है अचल स्वर। चलिए कुल कितने सप्तक माने जाते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न देखिए क्या है, कुल कितने सप्तक माने जाते हैं। तो आप जानते हैं कुल सप्तक कितने, हम लोग 3 सप्तक ही मानते हैं। कौन कौन? मंद्र सप्तक जिसमें मोटा आवाज निकलता है, मध्य सप्तक जिसमें कि मीडियम आवाज सबका आवाज इसमें फिट हो जाता है, और तार सप्तक। 3 सप्तक मानते हैं। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका? बी नंबर हो जाएगा। आगे का प्रश्न देखिए क्या है, अगला प्रश्न देखिए, तीनों सप्तक के नाम क्या है। तो तीनों सप्तक के नाम आप जानते हैं, तीनों सप्तक के नाम है मंद्र, मध्य और तार सप्तक। तो यही हो जाएगा इसका सही उत्तर। चलिए आगे का प्रश्न देखते हैं, किसी भी राग में कम से कम कितने स्वर होते हैं। तो आप जानते हैं किसी भी राग में कम से कम कितने स्वर प्रयोग होना चाहिए। तो कम से कम आपको 5 स्वर रहना चाहिए किसी भी राग में, तभी जाकर के वह राग कहा जा सकता है, नहीं तो राग की रूप में उसको नहीं जानेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिए, किसी भी राग में अधिक से अधिक, ठीक है, अधिक से अधिक कितने स्वर लगते हैं। तो अधिक से अधिक आप जानते हैं कि अधिक से अधिक 7 स्वर लगेंगे और कम से कम 5 स्वर लगेंगे। तो सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा, अधिक से अधिक 7 स्वर। अगला प्रश्न देखिए, राग की मुख्य जातियां कितनी है।
तो आपको पता होना चाहिए राग की जो मुख्य जातियां हैं वह 3 है। कौन कौन आपको बताए हुए हैं? संपूर्ण, संपूर्ण होता है। उसके बाद देखिए साड़व होता है। संपूर्ण मतलब इसमें क्या 7 स्वर प्रयोग होता है। साड़व में क्या 6 स्वर प्रयोग होता है। और एक क्या होता है? औड़व होता है। औड़व में कितना स्वर प्रयोग होता है? औड़व में आपको 5 स्वर प्रयोग होता है। तो 7 6 5 हो गया ना। और कम से कम 5 स्वर रहना चाहिए राग होने के लिए, और अधिक से अधिक 7 स्वर होना चाहिए। देखिए ये आपको मुख्य जातियाँ हो गई। तो राग की मुख्य जातियाँ 3 प्रकार की हो जाएगी, संपूर्ण, साड़व, औड़व। चलिए इससे अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या है कि राग की कुल कितनी जातियां हो सकती है? कुल कितनी जातियां हो सकती है? मुख्य जातियां तो 3 है, लेकिन कुल कितनी हो सकती है? तो कुल आपको 9 जातियां हो सकती है। तो 9 जातियां कौन कौन सी हो, कैसे हो सकती है? देखिए संपूर्ण है ना, संपूर्ण, साड़व और औड़व। आप जानते हैं ये कितना 3 प्रकार हो जाता है। जाति 3 होते हैं मुख्य जाति। इसी में से क्या करते हैं, संपूर्ण के साथ एक बार क्या करते हैं, संपूर्ण को रखते हैं, ठीक है ना। एक बार संपूर्ण के साथ संपूर्ण, एक बार फिर संपूर्ण के साथ साड़व को रखेंगे, और संपूर्ण के साथ फिर एक बार औड़व को रखेंगे। तो 3 जाति यहाँ बन गया। 3 एक बार संपूर्ण के साथ रखे, तो उसी तरह साड़व के साथ एक बार संपूर्ण को रखेंगे, फिर साड़व साड़व हो जाएगा, फिर साड़व औड़व होगा, 3 फिर बन जाएगा, इसका बनेगा कि नहीं। और फिर औड़व के साथ भी औड़व संपूर्ण होगा ना, औड़व संपूर्ण, फिर हो जाएगा आपको साड़व संपूर्ण, और संपूर्ण का फिर हो जाएगा औड़व संपूर्ण हो जाएगा एक। तो 3 3 6 और 3 कितना, टोटल कितना बन गया आपको? 9 जाति बन जाती है। तो इसीलिए कुल जाति अगर पूछा जाए तो आपको क्या मारना है? आंसर 9। अगर आपको कुल जाति के बदला आपको ये पूछा जाए कि कितने हैं मुख्य जाति, तो 3 मानना है। चलिए आगे का प्रश्न देखिए, राग की उत्पत्ति किस थाट से मानी गई है? तो आप जानते हैं राग की उत्पत्ति जो है वह थाट से, थाट नहीं, राग की उत्पत्ति थाट से ही मानी गई है। तो सही उत्तर हो गया ए नंबर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, राग के सबसे मुख्य स्वर को क्या कहते हैं? तो आप जानते हैं राग के जो सबसे मुख्य स्वर होता है उसे वादी स्वर कहते हैं, और उसके बाद जिसका स्थान आता है उसे संवादी कहते हैं। और राग वादी संवादी को छोड़ के जो भी स्वर राग में प्रयुक्त होता है उसे अनुवादी कहते हैं। और जो स्वर को प्रयोग नहीं करना होता है उसको विवादी कहते हैं। जो बिल्कुल नहीं करना होता है उसको वर्ज्य स्वर कहते हैं। और जो स्वर का प्रयोग जो है ना राग की सुंदरता बढ़ाने के लिए कर देते हैं उसको विवादी स्वर कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या है, वादी के बाद राग का कौन सा स्वर मुख्य होता है? वादी, संवादी, अनुवादी या विवादी? तो आप जानते हैं वादी को राजा की उपाधि मिली है, और संवादी को जो है आपको मंत्री की उपाधि मिली है। तो वादी के बाद किसका स्थान आ जाएगा? तो मंत्री का स्थान आ जाएगा, है ना। तो सही उत्तर हो गया आपको बी नंबर। अगला प्रश्न देखिए, वादी संवादी के अतिरिक्त राग के विशेष स्वर समूह को क्या कहते हैं? सब एकदम सीक्वेंस में यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है। वादी संवादी के अतिरिक्त जो स्वर बच जाता है तो उसको क्या कहते हैं? अनुवादी कहते हैं। और वादी, संवादी और अनुवादी के बाद जो नहीं प्रयोग करना होता है वो विवादी होता है एक, और एक क्या होता है? वर्ज्य स्वर होता है, जिसका तो बिल्कुल प्रयोग नहीं करना होता है। अगला देखिए 34 नंबर प्रश्न क्या है, राग में न लगने वाले स्वर को क्या कहते हैं? वर्ज्य स्वर, विकृत स्वर, विवादी या मात्रा? तो जो नहीं लगता है राग में उसे वर्ज्य स्वर कहते हैं, ठीक है। तो सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर। और राग के दुश्मन स्वर अगर देखा जाए तो राग का दुश्मन स्वर, नहीं लगने वाला तो वर्ज्य हो जाता है, बिल्कुल नहीं प्रयोग होता है, लेकिन दुश्मन जो है ना, दुश्मन स्वर कहते हैं आपको विवादी को, वर्ज्य नहीं कहते। क्यों नहीं कहते हैं? तो दुश्मन कभी कभी जानते हैं आपको, दुश्मन भी फायदा पहुंचा देता है किसी न किसी माध्यम से। दुश्मन का भी अगर कभी कभी आपको पता होगा अपना दुश्मन कैसे फायदा पहुंचा देते हैं। कभी कभी दुश्मन भी दोस्ती का काम दोस्त से बड़ा हो जाता है। तो यही बात होता है कि कभी कभी विवादी स्वर का जो प्रयोग कर लेते हैं, दुश्मन का स्वर जो है यह कहा जाता है इसको, विवादी को। चलिए, राग के कितने लक्षण माने जाते हैं? तो आपको पता होना चाहिए राग के कितने लक्षण माने जाते हैं। 10 लक्षण माने जाते हैं। जैसे थाट 10 है, वैसे ही लक्षण राग के 10 है। जैसे कि पहले भी था ग्रह, अंश, न्यास, अपन्यास, अल्पत, बहुत, सारत, औरत, ये सब भी 10 लक्षण पहले राग के माने गए हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए, औरव जाति के राग में स्वरों की संख्या कितनी होती है? तो आप जानते हैं औरव जाति में कितने स्वर होते हैं? 5 स्वर होते हैं। तो 5 किस में है? बी नंबर में है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, साड़व जाति के राग में कितने स्वर लगते हैं? तो साड़व जाति के राग में आप जानते हैं कि 6 स्वर लगते हैं, और 6 ये हो गया 6। आप लोगों को जो हिंदी में नहीं पढ़े होंगे, हमको तो नहीं लगता, जो अभी आप म्यूजिक के बीपीएससी और की तैयारी कर रहे होंगे स्टेट का, तो सब हिंदी जानते होंगे। पुराना जब आप अगर 2000 ईस्वी से पहले पढ़े हैं, जिस टाइम में हम लोग पढ़ना स्टार्ट किए, तो समझ लीजिए उस टाइम में हिंदी यही हम लोग यहीं से सुख 1 2 ऐसे लिखते थे। एक दिखाते हैं आपको, ये देखिए, 1 ऐसे लिखते थे, 2 लिखते थे, 3 ऐसे लिखते थे,
4 ऐसे लिखते थे, 5 ऐसे लिखते थे, 6 ऐसे लिखते थे, है ना। आप लोग कैसे लिखते थे? क्या इसी प्रकार से आप लोग कभी कोई सीखे हैं? तो कमेंट बॉक्स में बताइए कौन कौन है जो हमारे अभी वीडियो देख रहे हैं, कौन कौन ऐसे दोस्त हैं तो जो कि हिंदी आप लोग पहले से जानते हैं। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। तो दोस्तों आप बताइए आपको सेशन कैसा लगता है, आपको क्वेश्चन जो है क्वेश्चन का जो डिस्कस करते हैं क्या अच्छा लगता है? अगर लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दीजिए। अगर कोई सुधार करने की ज़रूरत है तो वो भी आप बता सकते हैं। औरव जाति के राग में आपको बता चुके हैं 5 होती है। साड़व जाति के राग में कितने स्वर होते हैं? 6 स्वर होती है, ये भी आप जानते हैं। और संपूर्ण जाति के राग में कितने स्वर होते हैं? तो आप जानते हैं कि 7 स्वर होते हैं। 7 का चिन्ह यहाँ देखिए, 7 हो गया ये। अगला प्रश्न देखिए, लय के कितने प्रकार है? तो आप जानते हैं लय के 3 प्रकार है। कौन कौन? विलंबित, द्रुत और मद लय। तो 3 हो गया। लय के कितने प्रकार हो गया? 3 हो गया। कौन कौन होते हैं? तो उनमें विलंबित के प्रकार देखिए, उनमें लय के प्रकार कौन सब है? विलंबित है, मध्य और द्रुत लय है। तीनों के तीनों लय हो जाएगा। तो सही उत्तर हो गया आपको इसका क्या हो जाएगा? 1 2 3 हो जाएगा सही उत्तर। ठाट कितने माने जाते हो? तो आपको पता होना चाहिए दोस्त, ठाट जो है 10 माने गए हैं। कौन कौन? तो सब आपको ठाट का नाम भी याद होना चाहिए और ठाट में कौन कौन से स्वर लगते हैं वो भी आपको याद रहना चाहिए। क्योंकि अगर आप नहीं ये सब याद करते, इसी से क्वेश्चन ज़्यादा करके बनता है। थाट से संबंधित ही क्वेश्चन जो आपको अगर राग परिचय में देखिएगा ना, तो थाट से ज़्यादा क्वेश्चन 10 थाट से ही पूछा जाता है। और उसी से तो सब राग बनता है, जितना भी 484 राग जो बनता है 10 थाट से ही ना। चलिए थाट कितने माने जाते हैं? तो आप जानते हैं थाट 10 हो गया। 3 ताल में कितनी मात्राएं होती है? तो आपको ये भी ताल के बारे में भी जानकारी होना चाहिए। 3 ताल में कितनी मात्रा होते हैं? तो आप देखिए 12 है ऑप्शन में। तो 12 आप जानते हैं कि 1 ताल और 4 ताल में क्या होता है? 12 मात्रा होता है। 1 ताल और 4 ताल में क्या होता है? 12 मात्रा होती है। ये तो होगा नहीं। 14 आपको दीपचंदी और जत ताल में होता है। 3 ताल में आपको 16 मात्रा होता है। हम लोग ज़्यादातर जो गायकी करते हैं, ख्याल गायकी, वो 3 ताल में ही करते हैं। जैसे नाधी धिन्ना, नाधी धिन्ना, नाती तिन्ना, नाधी धिन्ना, ये आपको 16 जो मात्रा होता है, इसी में हम लोग ज़्यादा गायकी करते हैं। 1 ताल और 4 ताल में कितनी मात्रा होते हैं? तो आप जानते हैं 1 ताल और 4 ताल में कितनी? 12 मात्रा होता है। तो सही उत्तर हो गया इसका डी नंबर। अगला प्रश्न देखिए, 12 की संख्या में 2 घटा देने पर, कहने का मतलब 10 ताल की कौन सी मात्रा है? इसमें जो आप देख रहे हैं 10 ताल की मात्रा बताना है। तो आप जानते हैं 3 ताल में कितना? 16 मात्रा होता है। दादरा में कितना? 6 मात्रा होता है। कहरवा में कितना? 8 या 4 भी लेता है कहीं कहीं, ठीक है। तो 8 या 4 दोनों याद रखना है। दादरा में 6 और झप ताल में आपको 10 मात्रा हो जाती है। तो सही उत्तर हो गया आपको झप ताल। इसका सही उत्तर हो गया झप ताल। चलिए अगला प्रश्न देखिए, ध्रुपद के गायन के साथ किस ताल का प्रयोग होता है? तो आप जानते हैं ध्रुपद का गायन जो करते हैं हम लोग, तो उसके साथ 4 ताल का प्रयोग करते हैं। तो सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर। अगला प्रश्न देखिए, ख्याल के साथ किस ताल का प्रयोग होता है? तो आपको पता होना चाहिए ख्याल के साथ जो हम लोग प्रयोग करते हैं वह कौन सा ताल का प्रयोग करते हैं? ख्याल के साथ 1 ताल का प्रयोग करते हैं। तो सही उत्तर ए नंबर हो जाएगा। चलिए धमार ताल आप जानते हैं, इस धमार ताल का प्रयोग अभी देखिए यहाँ ध्रुपद में करते हैं। धमार ताल का 4 ताल का प्रयोग करते हैं और ये ख्याल के साथ 1 ताल का प्रयोग करते हैं। इनमें देखिए कौन सा राग जो कि सुबह में गाया जाता है? सुबह में गाया जाने वाला राग आप जानते हैं कि राग भैरव जो है, हम लोग क्या करते हैं, इसको सुबह में गाया जाता है। भैरव का गायन समय सुबह। इनमें से किस राग में गौ नी स्वर कोमल लगते हैं? तो आपको पता होना चाहिए गौनी स्वर जो कोमल लगते हैं वह काफ़ी थाट है और काफ़ी राग भी है, उसका जो आश्रय राग है। तो काफ़ी में क्या होता है? गौनी कोमल लगता है। अगला प्रश्न देखिए, इनमें से कौन सा राग औड़व जाति का है? तो औड़व जाति का राग पूछा जा रहा है जिसमें कि 5 स्वर प्रयोग होता है। तो आप जानते हैं भोपाली में जो है 5 स्वर प्रयोग होता है। सारे ग प ध सा मो और नी इसमें वर्जित रहता है। तो ये हो गया आपको भोपाली हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न देखिए, बिलावल में तो 7 स्वर प्रयोग होता है और यह शुद्ध थाट इसको कहा जाता है। आप जानते हैं खमाज में जो है नीप कोमल रहता है। राग यमन के वादी संवादी का स्वर बताना है। तो राग यमन का वादी संवादी तो सब जानते होंगे, क्योंकि अगर हम लोग संगीत सीखना स्टार्ट करते हैं तो वादी संवादी ये राग यमन से ही, तो ग नहीं हो जाएगा आपको वादी संवादी राग यमन का। राग बिहाग का गायन समय क्या है? तो ये जो आपको राग बिहाग दिख रहा है, तो इसका गायन समय आपको पता होना चाहिए, क्योंकि प्रश्न आजकल एग्जाम में बहुत ज़्यादा इस टाइप से पूछा जाता है। गायन समय के बारे में तो आपको वादी संवादी स्वर अगर आपको पता है ना, तो आप गायन समय आसानी से निकाल सकते हैं। तो इसका जो गायन समय हो जाएगा क्या हो जाएगा? राग जो क्या नाम है, राग कहते हैं राग बिहाग का गायन समय जो है क्या हो जाएगा आपको? रात्रि के टाइम में गाया जाता है राग बिहाग का, क्योंकि इसका जो है ना ये
पूर्वांग में आता है इसका वादी वादी स्वर। तो चलिए हो जाएगा राग बिहाग हो गया, रात्रि रात्रि। अगला देखिए राग भैरव में कौन सा स्वर कोमल लगते हैं। तो आप जानते हैं राग भैरव, राग भैरव और भैरवी, भैरवी में आप जानते हैं कि रे ग ध्वनि कोमल लगता है, और राग भैरव में जो है रे ध कोमल लगता है, ठीक ना। तो रे ध कोमल प्रयोग होता है, रे और ध दो को कोमल स्वर प्रयोग होता है किसमें, रे ध कोमल प्रयोग होता है आपको राग भैरव में, और म तीव्र प्रयोग होता है। राग भैरवी में कौन सा स्वर प्रयोग होता है। अगर म तीव्र प्रयोग करते हैं अब, इससे पहले कल भी एक प्रश्न आया था आपको, किससे, थोड़ी ठाट से संबंधित था वो वाला। तो कहाँ प्रश्न कितना नंबर का हो चुका है अपना लोग का, 43-44 नंबर हो चुका है ना। राग भैरवी में कौन सा स्वर लगते हैं। तो राग भैरवी में आप जानते हैं कि रे ग ध और नी क्या लगते हैं, कोमल लगते हैं। कोमल पूछा जा रहा है राग भैरवी में कौन कौन से स्वर कोमल लगते हैं। तो रे ग ध नी, देखिए ऑप्शन नंबर 4 में है रे ग ध नी, तो ये हो जाएगा इसका सही उत्तर। उसके बाद देखिए राग असावरी की उत्पत्ति किस ठाट से मानी जाती है। तो आप जानते हैं कि असावरी ठाट और असावरी राग भी है, ये आश्रय राग ही है, तो असावरी की उत्पत्ति किस ठाट से हो जाएगी, तो असावरी ठाट से हो जाएगी। सही उत्तर हो जाएगा आपको डी नंबर। अगला प्रश्न देखिए भातखंडे जी ने थाटों की संख्या कितनी मानी है। तो आप जानते हैं भातखंडे जी ने थाटों की संख्या कुल 10 मानी है, और उसी के अनुसार अभी हम लोग चलते हुए भातखंडे पद्धति को ही हम लोग हिंदुस्तानी संगीत में सर्वोच्च मानते हैं। चलिए जिन रागों के नाम थाटों को दिए हैं उन्हें क्या कहा जाता है। तो आप जानते हैं थाटों को दिया हुआ नाम आश्रय राग कहलाता है। सही उत्तर हो जाएगा आपको डी नंबर। अगला प्रश्न देखिए आश्रय राग कितने माने गए हैं। आश्रय राग आप जानते हैं कितने माने गए हैं, 10 के 10 आपको आश्रय राग माने गए। तो सही उत्तर हो जाएगा 3 नंबर। आश्रय राग कितने माने गए हैं, 10। अगला प्रश्न देखिए इनमें से किस राग में ठुमरी गाई जाती है। तो आप जानते हैं राग जो है भैरवी में आपको ठुमरी गाई जाती है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका, किस में ठुमरी गाए जाते हैं, तो भैरवी में। भैरवी कहाँ है, डी नंबर, चौथा नंबर में राग भैरवी में। अगला प्रश्न देखिए प ग रे सा ध सा किस राग का बोध कराता है। तो आप इस स्वर संगति से आप अनुमान लगा सकते हैं किस राग का, भूपाली का, क्योंकि इससे पहले आप जानते हैं कि सारे ग प ध सा आया था, 5 स्वर का प्रयोग होता है इसमें, औरव जाति का राग है, तो ये हो जाएगा आपको भूपाली। तो सही आंसर हो जाएगा बी नंबर। बिलावल तो शुद्ध हो जाता है, काफी में गौनी प्रयोग होता है। आगे एक प्रश्न देखिए इनमें से किन रागों में कोमल नी का प्रयोग किया जाता है। काफी है, काफी में तो गौनी का प्रयोग करते हैं। असावरी इसमें भी कोमल नी होता है, बागेश्वरी भैरवी सब में चारों ये चारों जो ऑप्शन दिख रहा है आपको, चारों के चारों हो जाएगा, कोमल नी का प्रयोग होता है चारों में। चलिए अगला प्रश्न देखिए इनमें से किन रागों के अवरोह में कोमल नी लगता है। तो आप जानते हैं खमाज, देश, वृंदावनी, सारंग और काफी सब में आपको क्या लगता है, कोमल नी का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न देखिए प म ग म ग रे सा से किस राग का बोध होता है। तो देखिए म क्या है, इसमें म तीव्र लगा हुआ है, तो म तीव्र लगा हुआ है। काफी में क्या गौनी कोमल लगता है, तो ये तो होगा नहीं, काफी होगा नहीं। यमन में क्या होता है, म तीव्र लगता है, लेकिन यमन का जो आपको, यमन में क्या लगता है, तीव्र तो लगता है यमन में, लेकिन ये आपको यमन से क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये जो है ना प म ग म, उसमें यमन आप जा अगर कल्याण थाट देखते हैं तो नी रे नी से शुरू होता है उसमें, नी रे ग रे सा प म ग रे सा, ऐसा आप सुनते होंगे, या नी रे ग रे प म ग रे सा। तो ये जो आप देखते हैं यमन, तो यमन तो होगा नहीं क्योंकि नी का कहीं इसमें दिख ही नहीं रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, बिहाग हो जाएगा। यमन कल्याण थाट से ही भी है, तो राग बिहाग हो जाएगा आपको, राग बिहाग। तो सही उत्तर हो जाएगा आपको बी नंबर, राग बिहाग हो जाएगा, जो कि और म तीव्र जो इसमें प्रयोग होता है आपको, आप अच्छा म तीव्र क्यों प्रयोग होता है, देखिए राग बिहाग का एक आपको पता होना चाहिए। राग बिहाग जो है इसमें कभी कभी म तीव्र प्रयोग कर लेते हैं, है ना। 63 नंबर का जो प्रश्न है ये थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन में अगर डाल रहा है, तो हम अब बता देते हैं आपको इसको कैसे कन्फ्यूजन इसका दूर होगा। 63 नंबर का इसमें देखिए ये एक एक्सेप्शन है, ठीक है, इसमें म तीव्र प्रयोग नहीं होता है, ठीक, लेकिन इसका करते क्या है, विशेष परिस्थिति में प के साथ हल्का सा म का प्रयोग कर लेते हैं, ठीक है। तो वो ये इसका एक्सेप्शन है, तो आपको ये बात आपको याद रखना है, क्योंकि अगर आप ये बात याद नहीं रखते हैं तब तो फिर दिक्कत है। कुछ रागों के विशेष बात होती है रागों में, जो कि आपको याद रखना होता है, ठीक है ना।
चलिए, आप जानते हैं ना, क्योंकि देखिए प्रचार में तो इसे कम है, तीव्र म का अगर प्रयोग करते हैं तो कुछ संगीतज्ञ इसे मान लेते हैं कि आप कल्याण थाट का मानते हैं, ठीक है। बिहाग कुछ इसीलिए म तीव्र जो देखते हैं ना, तो हम लोग क्या कह देते हैं कि यह बिहाग जो है आपको किस थाट का है, कल्याण थाट का है। पर यह बिहाग राग जो है अभी प्राचीन टाइम से ही इसको किस थाट से माना गया है, बिलावल थाट से माना गया है। तो ये जो म आप तीव्र देखते हैं, तो इससे यह मत सोच लीजिएगा कि राग बिहाग आपको किस थाट से है, कल्याण थाट से। कुछ कुछ लोग मानते हैं कल्याण थाट से, ये मोह तीव्र देख करके, लेकिन इसका मोह तीव्र का प्रयोग कभी कभी कर लिया जाता है राग की सुंदरता बढ़ाने के लिए, ठीक है। और यह गंभीर प्रकृति का राग है आपको राग बिहाग। तो आपको ये मोह तीव्र देख के घबराना नहीं है, यमन नहीं मारना है। यमन के लिए आप जानते हैं कि नीरे गौरे नी स्वर उसमें क्या हो जाता है, समझिए गौनी वादी संवादी है, तो वादी संवादी उसका गौनी हो जाता है। और इसका तो आप जानते हैं इसका भी वादी संवादी क्या हो जाता है, गौनी ही हो जाता है। लेकिन इसमें क्या है, रे ध राग बिहाग में क्या रहता है, रे ध वर्जित है आरोह में, ठीक है ना, आरोह में रे ध वर्जित है, यहाँ अवरोह में प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कोमल नी है, नी ध म प ध ग म ग रे सा किस राग का बोध कराती है। तो ये कोमल नी और कोमल दी, कोमल ग और कोमल नी है, तो इससे क्या लगता है कि काफ़ी काफ़ी थाट का बोध कराता है। पर एक बात आपको ये भी याद रखना है कि ये स्वर संगति बागेश्वरी में भी आता है देखने को, ठीक है ना, खमाज में नहीं आता, लेकिन ये बागेश्वरी में भी आता है। बागेश्वरी में गमनी कोमल प्रयोग होता है। लेकिन देखिए अब इसको वादी संवादी से आप इसका खोज सकते हैं कि वादी किसका क्या है। काफ़ी का जो है वादी संवादी तो आप जानते हैं, काफ़ी का वादी संवादी क्या हो जाता है, रे और प और रे हो जाता है, सॉरी प और रे हो जाता है। काफ़ी का जो वादी संवादी, वादी आपको प हो जाता है, रे हो जाता है ये, तो प तो ज़्यादा इसमें आपको प्रयोग होता नहीं है, हुआ नहीं है, तो ज़्यादा देखिए। और बागेश्वरी का जो होता है मोह हो जाता है वादी, और सा हो जाता है संवादी, तो देखिए तो मोह ज़्यादा हुआ है प्रयोग, आप यहाँ से खोज सकते हैं। मोह एक बार दो बार, तो यहाँ देखिए मोह का ज़्यादा प्रयोग हो रहा है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, राग बागेश्वरी हो जाएगा, क्योंकि यह जो है आपका राग बागेश्वरी से संबंधित हो गया, क्योंकि वादी संवादी इसका हो जाएगा आपको वादी संवादी के हिसाब से बागेश्वरी। वैसे नहीं तो स्वर के हिसाब से तो आप काफ़ी भी कह सकते हैं, लेकिन काफ़ी नहीं होगा। समझ गए ना क्यों नहीं होगा। कौन से दो स्वर किसी भी राग में एक साथ वर्जित नहीं होते, तो आपको ये प्रश्न तो जानकारी होगी ही। जो सा और प जो है कभी नहीं, सा और प तो ये आपको अचल स्वर कहा जाता है। देखिए ये आपको कन्फ्यूजन होगा, कभी कभी गलती से मार नहीं दीजिएगा सा और प और सा म देख करके। सा प क्या होता है, अचल स्वर अगर दिखा मिले तो सा और प मारना। लेकिन कह रहे कौन से जो है ना दो स्वर है जो कभी भी एक साथ वर्जित नहीं होते, तो मो और प ये कभी भी एक साथ आपको वर्जित नहीं होते। मो और प कितना नंबर में है, 3 नंबर में है। तो ये देखिए आपको मो और प जो है ये कभी एक साथ वर्जित नहीं होते हैं। तो मो और प एक साथ वर्जित नहीं होते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है, मो और प वर्जित हो जाते हैं तो मो तीव्र का प्रयोग कर लेते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि मो और प जो है कभी भी एक साथ वर्जित नहीं होता है किसी राग में। तो देखिए आज का जो सेशन था आपका, ये राग परिचय का जो पहला पार्ट है, और राग परिचय का दूसरा पार्ट आपको बता चुके हैं इससे पहले ही एक वीडियो में। तो राग परिचय का अगर पहला पार्ट आप देख चुके हैं, इसमें जितना भी प्रश्न अब जो ऑब्जेक्टिव टाइप का था वो सभी हम दे चुके हैं। एमसीक्यू जो है आपको अब दूसरा आपको तीसरा चौथा ऐसे करके एमसीक्यू रोज डालते रहेंगे, और कुछ हम बुक का व्यवस्था करते हैं तब आपके लिए थोड़ा सा अच्छा सा बुक प्रकाशन, अगर जैसे एडिटोरिया का अभी किए हैं कुछ सेशन, तो उसका थोड़ा क्वेश्चन ठीक ठाक था, उसी टाइप का हम खोजते हैं, कोई अगर मिल जाए अच्छा तो आपको करवाते हैं। चलिए धन्यवाद आपको वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखने के लिए। और अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ दोस्त अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तो थोड़ा सा मोटिवेशन हमको भी मिलता है। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।